नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम एक मुकाबला जो देखने जा रहे हैं, मुकाबला बेहद ही खास है। क्यों खास है कि ये मुकाबला जब विश्वनाथन आनंद जी ने खेला तो उनकी उम्र थी 17 साल। जी हाँ, लेकिन बात कर रहे हैं हम 1986 की, 1986 की, ठीक है। और ये जो गेम आनंद जी ने खेला, दरअसल इस गेम की जो प्रेरणा मिली, जैसे ओपनिंग की जो तैयारी उन्होंने की, ये की उन्होंने मिखाइल ताल के गेम से। जी हाँ, ताल उस समय विश्वनाथन आनंद जी के हीरो हुआ करते थे, आज भी उनके हीरो हैं मिखाइल ताल, आनंद जी मानते हैं इस बात को। तो ताल के गेम को वो उस समय बहुत स्टडी किया करते थे। तो मिखाइल ताल ने 1985 में कुछ मुकाबले खेले थे, 2 मुकाबले खेले थे और दोनों ही मुकाबले उन्होंने एक ओपनिंग में 24-25 चालों में जीत लिए थे। आनंद जी उस समय, मैं बात कर रहा हूं जब कंप्यूटर नहीं था, ये बात याद रखने की है कि जब उस समय जब मुकाबले होते थे तो आपको किसी बड़ी मुश्किलों से वो मुकाबले मिलते थे जो मुकाबले खेले गए होते थे, क्योंकि वो बहुत ही गिनी चुनी मैगजीन्स में छपते थे और इंडिया तक उन मैगजीन्स का आना जो है वो बिल्कुल आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो आनंद जी की नज़र उस समय भी दुनिया में जो हो रहा था उस पर थी, और यही बात उन्हें उनके समय के खिलाड़ियों से थोड़ा सा आगे ले जा रही थी। जी हाँ, उस दौर में उनके भारत में कई खिलाड़ी थे जो उनके आसपास थे। तो आनंद जी क्यों ज़्यादा आगे निकल गए, उसके पीछे जो है एक रीज़न ये भी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में और कैसे ये मिखाइल ताल के गेम से जुड़ा या इंस्पायर हुआ, वो भी देखेंगे। मुकाबला शुरू होता है E4 से। विश्वनाथन आनंद जी सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। उस समय विश्वनाथन आनंद जी की रेटिंग थी 2405, 1986, और मैच हुआ था कहाँ? कोलकाता में। सामने कौन थे? सामने थे इनकोइव वॉन्टेस्लाव, नाम गलत पड़ गया हूं तो क्षमा करिएगा, मेरा अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है नहीं। तो आनंद जी के सामने हम बोलते हैं इनकोइव जो भी हैं, उनके साथ ये इनका मुकाबला चल रहा था। E4 C5 नाइट F3 D6, और सामने वाले की रेटिंग आनंद जी से 60 पॉइंट ज़्यादा थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है उस समय। ओके, D4 C इंटू D4 नाइट इंटू D4। आनंद जी ऑलरेडी इंटरनेशनल मास्टर बन चुके थे। ओके, नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सिसिलियन रिचर्ड राउजर जो है ओपनिंग यहां पर खेली जा रही है। आनंद जी ने खेला बिशप G5, अपोनेंट खेलता है यहां पर E6, आनंद जी खेलते हैं क्वीन D2, लॉन्ग कैसल करने का इंटेंशन है। और ये गेम किससे इंस्पायर चल रहा है? मिखाइल ताल से। बिशप E7, लॉन्ग कैसल तो शॉर्ट कैसल, तो जो सबसे स्टैंडर्ड लाइंस में जो एक है, यहाँ पर नाइट B3 चुनते हैं विश्वनाथन आनंद जी, और अपोनेंट खेलता है यहाँ पर A5। आनंद जी जवाब देते हैं A4, B5 के स्क्वायर को अच्छे से कंट्रोल करते हुए। अब जैसे ही ब्लैक, जो सिसिलियन में उसका मेन मोटो होता है, जिसको हम कहें कि मुख्य लक्ष्य होता है, D5 कर देना। सिसिलियन में कहते हैं ना कि अगर ब्लैक ने D5 कर दिया तो उसके अधिकतर प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू होने वाले हैं ब्लैक के। कैसे? आनंद जी ने यहाँ पे चाल चुनी बिशप B5। अब दरअसल आनंद जी के दिमाग में 2 गेम चल रहे थे जो कि मिखाइल ताल ने खेले थे इससे ठीक 1 साल पहले। एक मैच उन्होंने खेला था टेक्सको 9 में खेला था, और सिस्नेगा करके एक प्लेयर थे, उनके साथ खेला था। उसमें क्या हुआ था, इसी पोजीशन में मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो गेम जल्दी खत्म हो गया था। और ये भी याद रखने की बात है कि ये जो गेम मिखाइल ताल ने खत्म किए थे 24-25 चालों में, ये कोई खतरनाक टैक्टिक्स लगा के नहीं किए थे, ये बेहतरीन एंड गेम का नमूना था। अभी देखिए क्या होता है यहाँ पर। अगर जो वो गेम में चलते हैं जो कि शिशनेगा के साथ खेला था यहाँ पर मिखाइल ताल ने, उसमें उनके अपोनेंट ने नाइट इंटू E4 मारा, नाइट इंटू E4, D इंटू E4, क्वीन इंटू D4, लगातार एक्सचेंजेस हो रहे हैं। बिशप इंटू D8, बिशप इंटू D8, नाइट इंटू D8, और उसके बाद नाइट C5। अगर आपके पास टाइम हो तो बोर्ड लगाइएगा, पॉज करिएगा और सोचिएगा कि दरअसल व्हाइट के पास क्या है और ब्लैक किस चीज में स्ट्रगल कर रहा है। ब्लैक के पास जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर। अभी तो उसका E4 का पॉन मर रहा है, अगर वो B6 वगैरह कुछ खेलेगा तो पॉन मर जाएगा, और अगर वो F5 खेलता है तो इसके बाद देखिए ताल ने कैसे खेला। अगली मूव आती है रुक D6, तो जो उनके मोहरे हैं वो लगातार ऊपर आ रहे हैं, और ये जो बिशप है ये बहुत ही समस्या में है, क्योंकि ये कैसे गेम में आए ये एक सवाल जो है वो बना हुआ है। ओके, किंग F7 खेला उन्होंने, तो अपने रुक को भी गेम में ले आए। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्टिव प्ले यहाँ पर मिखाइल ताल की तरफ से गेम में चल रहा था। किंग E7, बिशप D7, और ये जो पॉइंट था बिशप D7 ना, ये कहीं ना कहीं आनंद जी के दिमाग में क्लिक कर चुका था कि जरूरत पड़ने पर अपनी जरूरत के हिसाब से आप D7 पे कुछ एक्सचेंज फोर्स करा सकते हैं अपोनेंट को, जिससे आपकी पोजीशन बेहतर हो।
यहाँ पर अपोनेंट ने रुक F7 खेला तो नाइट इंटू E6 फाइनली मारना पड़ा BD7, तो यहाँ पे नाइट C7 बिशप A4 अपोनेंट ने खेला और यहाँ पर नाइट इंटू 8 के साथ यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो मिल गया यहाँ पर मिखाइल ताल को, और मिखाइल ताल ने ये जो मैच है थोड़ा देर और आगे चला, बट यहाँ पर आने के बाद उनके अपोनेंट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। ठीक है, एक और जो गेम हुआ वो हुआ एक और जो प्लेयर थे कोर्ट्जोनोस, उनके साथ हुआ, और उन्होंने क्या किया था ताल के साथ, दोनों 1985 में गेम हुए थे, उन्होंने D इंटू E4 मारा था। अब यहां पर इस पूरे गेम में ताल की तैयारी कुछ यूं थी कि हम क्वीन को एक्सचेंज करने के बाद अपने माइनर पीसेस और जो रुक की मदद से दबाव बनाएंगे उससे मैच को जीतेंगे। अब इसमें भी देखिए क्या हुआ, क्वीन एक्सचेंज होता है, रुक H1, अभी E4 पे मारने का आइडिया है, C6 पे पॉन खराब कर सकते हैं मार करके नाइट को, और E4 पे प्रेशर है। ओके, नाइट A7 उन्होंने हटाया ताकि वो पॉन ना खराब हो कम से कम। बिशप C4 H6 खेला गया यहाँ पे, बिशप F6 बिशप F6 G F6 मारा, और नाइट इंटू E4 सो F5 सो नाइट D6, और इसके बाद भी बिशप C7, और यहाँ पर फाइनली जो है एक टैक्टिक्स मिली मिखाइल ताल को इस मैच में, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि ये बिशप जो है वो गेम में नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर वीकनेसेस जो है वो पॉन की बन गई थी। यहाँ पे नाइट इंटू F5 जो है वो एक बेहतरीन चाल आई मिखाइल ताल की तरफ से। समस्या ये हो गई थी कुल मिला के कि पीस तो दिया है, लेकिन BD5 के बाद देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर रुक B8 चले जाएं तो रुक E7 के बाद ऑलरेडी यहाँ पर पीस जो है वो वापस मिल जाएगा, और ब्याज के सहित। क्यों ब्याज के सहित? क्योंकि यहाँ तो मूलधन का तो काफ़ी नुकसान कर दिया। F5 खराब है, F7 खराब है, H6 खराब है, B6 खराब है। ओके, तो बिशप E6, और अगर यहाँ पे बिशप इंटू 8 रुक 8, तो एक और यहाँ पर आप देखिए कि जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही है वाइट को। दोनों मैच ताल ने जीत लिए थे, एक 24 चाल में और पिछला गेम 25 चालों में। तो आनंद जी के दिमाग में दोनों गेम जो है दोस्तों चल रहे थे। क्यों मैंने इतना इतिहास बताया? ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे आप अपने से जो पहले बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं उनके गेम्स को स्टडी करके और आप किसी चीज़ को या किसी पोजीशन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस गेम में अपोनेंट ने दोनों चालें नहीं चली, उसने खेल दिया नाइट B4। जी हां, अब आनंद जी के दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ताल के द्वारा खेली गई जो चालें अच्छी चालें उनको तैयारी करते हुए उसमें से चालों को इस्तेमाल करेंगे। रुक H1 D इंटू E4 अपोनेंट ने मारा, सो क्वीन इंटू D8, नाउ रुक D8। अब ये जो है ये नया हुआ, अगर BD8 मारते तो नाइट E4 BD8 इस तरह से मैच चलता, ये भी वाइट को फेवर करता। तो यहां पर अपोनेंट ने रुक से मारा। अब आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं नाइट E4। तो अगर आपको ताल के गेम याद आ रहे होंगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आनंद जी के लिए ये चालें ढूंढना, क्योंकि उनकी स्टडी अच्छी थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी उनको। अब यहाँ पे अपोनेंट ने खेला नाइट DB5, और अब यहां से गेम जो है वो विश्वनाथन आनंद जी के हिस्से में चला जाता है। मतलब अब आनंद जी गेम खेले, इससे पहले ताल की चालें अधिकतर हो रही हैं। C4, अब आनंद जी को पता है कि ये B4 पे एक गड्ढा तो बन रहा है, लेकिन उनको पता है कि इसका उपयोग अभी ब्लैक नहीं कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि उसके पीसेस अभी भी फंसे हुए हैं, खासतौर पे उसका A8 का रुक और C8 का बिशप। तो ये दो मोहरे जो है उसके लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है। ओके, नाइट C7 खेला। अगर मान लीजिए नाइट B4 खेलते हैं यहाँ पर, तो रुक D8 बिशप D8 रुक D1, अब बिशप E7 एंड नाउ नाइट D6। ये जो मूव है इसके बाद पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट दब जाती है। जैसे अगर आप बिशप खोलने के लिए मान लीजिए एग्जांपल तौर पर B6 वगैरह कुछ करते भी हैं, तो बिशप E3 के बाद देखिए वो पॉन बचना मुश्किल है। अगर आप BD8 खेलेंगे तो नाइट इंटू F7 आ रहा है, तो एक छोटी छोटी चाल जो देखिए पूरी पोजीशन पूरी फंस जाएगी नाइट D6 के बाद। और इसीलिए यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं नाइट C7। अब आनंद जी यहाँ पर क्या करते हैं, रुक इंटू D8 बिशप इंटू D8 रुक D1 बिशप E7। अब आप कंपेयर करिए दोस्तों मोहरों को। अभी भी देखिए ये जो A8 का रुक है, अगर हम इसको वैल्यू में गिने तो D1 के रुक के सामने वो कहीं भी लग नहीं रहा है। इस C8 के बिशप को इस B5 के बिशप से भी गिन लें तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो है इस बिशप की बहुत ज़्यादा है। ये नाइट की वैल्यू चलिए ठीक ठाक है, पर ये बिशप भी कहीं ना कहीं डिफेंस में लगा हुआ है, तो ये बिशप आपको बेहतर जान पड़ता है। तो अभी ये नाइट को इंप्रूव होना बाकी है, और वो तो अभी कमाल दिखाएगा ही दिखाएगा। मैच में क्या हुआ, सबसे पहले तो आनंद जी ने क्या किया जी, अभी आपके कैंप में सबसे अच्छा पीस कौन है, पहले तो उसको बाहर करो। तो नाइट F6 G F6, तो अभी यहाँ पे अगर बिशप F6 मार दे तो बिशप F6 उसके रुक D8 अंदर आ रहा है, तो अपोनेंट D8 का स्क्वायर दे नहीं सकता है। तो सबसे अच्छा जो पीस था पूरे बोर्ड पर ब्लैक का, सबसे पहले तो उसको गेम से बाहर कर दिया एक्सचेंज करके, नाइट F6 G F6। तो उससे क्या होता है, जब आपके पास कम अच्छे लोग होते हैं और एक अच्छा आदमी कम हो जाए तो दिक्कत होती है ना, तो वही दिक्कत जो है यहाँ पर काले को जाने वाली थी। बिशप E3 इनडायरेक्टली B6 का स्क्वायर पकड़ लिया, B भी नहीं चल सकते, तो आपको बिशप निकलेगा कैसे जो कि C8 पर रखा हुआ है।
तो यहाँ पर नाइट इंटू B5 मारा अपोनेंट ने, A इंटू B5, और वो खेलते हैं F5। आइडिया ये है कि यहाँ पर E5 करके बिशप E6 निकाला जाए, लेकिन आनंद जी की बिल्कुल चौकन्ने, उनको पता है कि भाई कैसे रोकना है, और उनके दिमाग में ताल वाली चाल ऑलरेडी है D7 स्क्वायर की। देखिए उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। आनंद जी ने खेला नाइट C5, यहाँ पर बिशप C5 इस तरह से एंड गेम बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन एक्चुअली में ये जो पोजीशन है ये काफ़ी इनिशिएटिव जो है वो वाइट को देगी, और हम जानते हैं कि अपोजिट कलर बिशप में अगर रुक भी साथ हो तो इनिशिएटिव जिसके पास भी होगा उसको फ़ायदा होगा। मैच में क्या हुआ, नाइट C5 पे उन्होंने खेला E5, और ब्लैक को थोड़ी राहत की सांस मिली कि यार मेरा बिशप तो कम से कम जो है वो बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आनंद जी के दिमाग में ताल की वो चाल थी कि जरूरत पड़ने पर D7 पे हम फोर्स एक्सचेंज करा सकते हैं अपने फेवर में, ताकि रुक की एंट्री हो जाए। उन्होंने खेल दिया नाइट D7, और ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई कि वो बिशप ही नहीं निकल रहा अभी, और जब भी आप निकालोगे तो नाइट मारना पड़ेगा और रुक D7 पे जाएगा। उन्होंने बहुत सोचने के बाद F4 खेला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जरूर थी कि जो आनंद जी ने खुद अपने नोट्स में मेंशन की है कि यहाँ पर जब इन्होंने E5 खेला तो इसकी जगह इनको F4 खेलना चाहिए था, बिशप D4 खेलना पड़ता सपोर्ट बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर अब जो है यहाँ पर E5 भी खेल सकते, E5 थोड़ा गड़बड़ है, F6 खेल सकते थे यहाँ पर, और अब देखिए E5 आ रहा है और एक्चुअली में ब्लैक की काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाती, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट E5 कर दिया, और इसका नुकसान ये हुआ कि नाइट D7 मूव विश्वनाथन आनंद जी को मिल गया। इसके बाद F4 भी खेला, लेकिन बिशप B6, F6 खेला, लेकिन बिशप C7, अभी नाइट B6 का भी थ्रेट आ रहा है, और अपोनेंट ने फाइनली जो है इतना फंस गए थे उनके अपोनेंट की फाइनली उन्होंने BD7 मारा, रुक D7, बिशप C5, सेम कलर बिशप पे। और आनंद जी यहाँ पर आनंद जी F3 खेल के या फिर बिशप D8 खेल के गेम को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक रुक एंड गेम में जाने का डिसाइड किया, क्योंकि उनको दिख गया कि ये रुक एंड गेम उनके लिए विनिंग है। कन्वर्ट किया, BD6, रुक D6, रुक C8, सो B3, A4 तोड़ने की कोशिश, सो किंग B2, AB3, किंग B3। और दरअसल ये जो पॉन फॉर्मेशन है, ये वीकनेस ये बहुत थी वाइट के लिए जीतने के लिए। आनंद जी ने इसको बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट भी किया, वहाँ पे पॉन भी मार लिया, अपोनेंट ने सेंटर से कुछ निकालने की कोशिश की, E3, FE3, किंग C3, रुक D8, सो रुक A2, किंग E5, सो B6, किंग E4, तो B7, रुक D3, सो किंग B4, रुक D2, तो यहाँ पर क्वीन ही बना लिया उन्होंने पहले कि आप मार लो रुक A2, और क्वीन B7 चेक, किंग D3, सो क्वीन D5 चेक, किंग E2, सो यहाँ पर C5, और इसके बाद जो है उनके अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विश्वनाथन आनंद जी उस दौर में शतरंज को सीख रहे थे बिना कंप्यूटर की मदद से, अपने से पहले रहे खिलाड़ियों की गेम से सीखते थे, उनकी ओपनिंग से सीखते थे, उनके मिडल गेम के अंदाज से सीखते थे, उनके एंड गेम के तौर तरीकों से सीखते थे, और तब जाके विश्वनाथन आनंद जी है वो विश्वनाथन आनंद बने थे। तो ये जो हमने गेम लिया है उनकी ही एक किताब है माय बेस्ट गेम्स, उसमें से सबसे पहला गेम था ये, और मुझे लगा कि इस गेम को याद जो है मैं आप तक जो है पहुंचाता हूं, और यंग आनंद जी किस तरह से सोचते थे, किस तरह से तैयारी करते थे, उसके बारे में आपको जो है बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हिंदी भाषा में शतरंज को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग जो है अपेक्षित है। यूं ही अपना सहयोग और प्यार बनाए रहें। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।